एक छोटे से गांव में किशोर और चमन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। किशोर हमेशा गरीबों लाचारों की मदद करने और दूसरों की भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त चमन इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा किशोर को समझाता था कि तुम्हें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन किशोर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन चमन किशोर से कहता है, अरे मेरे दोस्त, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनता ही नहीं हो। अरे जितनी कमाई तुम दूसरों की भलाई करने में लगाते हो ना, उतने में तुम अपना कारोबार बढ़ा सकते हो, वरना एक दिन तुम्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सुनकर किशोर ने कहा, अरे मेरे प्रिय मित्र, दूसरों की मदद करने से धन कभी कम नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा बढ़ता है। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि कर भला तो हो भला? अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों होगा? याद रखना चमन, तुम जो दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अरे भाई, ये सारी बातें बस किताबों में और साधु संतों के मुंह से ही अच्छी लगती है। देखो, आज भी मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से भी ज्यादा कमाई यूं ही दूसरों की मदद करने में बर्बाद कर देते हो। अगर कल को तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें अपने पैसों का इस्तेमाल देखभाल के करना चाहिए। चमन की बात सुनकर किशोर मुस्कुरा दिया और फिर अपने घर चला गया। उसे ये मालूम नहीं था कि जिसे वो अपना सबसे प्रिय मित्र मानता है, वो अंदर ही अंदर उससे जलने लगा था। किशोर के जाने के बाद चमन गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहने लगा, पूरे गांव में इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से ये गांव में भलाई का ढिंढोरा पीटता फिरता है। अरे लोग इसे इतनी इज्जत देते हैं, जबकि मुझे तो कोई पूछता तक नहीं है। अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे इसकी अकल ठिकाने लगानी ही होगी। अब मैं भी इसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये सोचकर चमन अपने घर की ओर चला गया। चमन का क्रोध से भरा हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी कविता उससे बोली, क्या बात है जी, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं, ये जो कुछ भी है मेरे दोस्त किशोर की वजह से है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने हैरान होते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं जी, किशोर की वजह से तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे कविता, तुम तो जानती हो किशोर की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है और वो अपनी फसल बेचकर आधे से भी ज्यादा कमाई दिखावा करने के लिए लोगों की मदद करने में लगा देता है। इसलिए गांव के सभी लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं और गांव में मेरा कोई भी सम्मान नहीं करता। इसलिए मैं अंदर ही अंदर जले जा रहा हूँ। काश ऐसा हो जाता कि किशोर की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाए, तब उस दिखावे बाज की अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो रहे हो। इसके लिए तो आपको कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं भाग्यवान, मुझे कैसी तरकीब सोचनी पड़ेगी? तुम्हारा मित्र जमींदार है, जमींदार के साथ रहकर भी तुम्हारे अंदर कुछ अकल नहीं आई। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने दोस्त किशोर को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। ये सुनकर चमन कहने लगा, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। किशोर के पास जमीन है, धन है, तो फिर वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा भला? उसे क्या जरूरत पड़ी है बिना फालतू अपने गले में सांप डालने की? अजी, आपकी बुद्धि तो बिल्कुल बैल बुद्धि है। अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम किसी बूढ़े गरीब आदमी को किशोर के घर मदद लेने भेजो। वो बूढ़ा आदमी किशोर से अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे पैसे मांगेगा, जिससे किशोर उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तुम किशोर से कहना कि जमींदार से पैसे लेकर इस गरीब लाचार की मदद कर दो, जिससे इसकी बेटी की शादी हो जाएगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर चमन खुशी से झूम उठा और अपनी पत्नी से बोला, सच में कविता, तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह वाह वाह, क्या बात कही तूने, क्या तरकीब बताई है मेरी बीवी। अरे भैया, बीवी हो तो तेरे जैसी हो। अगले दिन चमन जमींदार के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, जमींदार साहब, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरे दोस्त किशोर की जमीन। अरे जमींदार साहब, किशोर की जमीन बहुत ही उपजाऊ है, आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? चमन की बात सुनकर जमींदार दांत पीसते हुए बोला, अरे भाई, कब्जा कोई ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। अरे उसके लिए कोई षड्यंत्र करना पड़ता है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, किशोर तो तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र है, फिर तुम उसकी जमीन पर कब्जा करवाना क्यों चाहते हो?
चमन गुस्से में बोला, मैं अब उसे अपना मित्र नहीं मानता। अरे वो पूरे गांव के लोगों की मदद करता फिरता है और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जमींदार साहब, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे आप किशोर की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। ये सुनकर जमींदार की आंखों में चमक आ गई और फिर वो बोला, अच्छा तो ये बात है, फिर ठीक है। मैं भी बहुत दिनों से किशोर की जमीन पर कब्जा करने की सोच रहा था। लगता है अब जल्द ही किशोर की वो उपजाऊ जमीन मेरी होने वाली है। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि मैं किशोर की जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता हूँ। अरे सुनो जमींदार जी, आप किसी बूढ़े आदमी को किशोर के घर भेज दीजिए जिसे किशोर बिल्कुल भी ना जानता हो, ना ही उसने उसको कभी देखा हो। वो बूढ़ा किशोर के पास जाएगा और अपनी बेटी की शादी ना होने का दुखड़ा रोएगा और फिर उससे धन मांगेगा। वो इतनी रकम मांगेगा कि किशोर के बस के बाहर की बात होगी। जैसी किशोर उस बूढ़े आदमी को धन देने से मना करेगा, मैं वहाँ पर मौजूद ही रहूंगा। मैं किशोर को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार किशोर ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो आप उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज लगाते रहना, और इस मामले में तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना मैंने? योजना सुनकर जमींदार बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, मान गए चमन तुमको। तुम्हारी बुद्धि तो भाई बहुत चलती है, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। जमींदार के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर चमन बहुत ही खुश हुआ और फिर बोला, मैं अब किशोर के घर पे जा रहा हूँ। आप किसी बूढ़े आदमी को अच्छी तरह समझाकर किशोर के घर भेज दो कुछ ही देर में। फिर चमन किशोर के घर चला जाता है। उसके जाने के बाद जमींदार अपने एक बूढ़े नौकर को बुलाता है, उसे अच्छी तरह समझाकर किशोर के घर भेज देता है। बूढ़ा आदमी किशोर के घर पर आकर रोते हुए कहने लगा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम्हारे पास उम्मीद लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम गरीब बेसहारा लाचार लोगों की बहुत मदद करते हो। तुम्हारे पास जो भी मदद मांगने के लिए आता है तुम उसे निराश नहीं करते हो। बेटा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं बहुत ही परेशानी में हूँ, कृपया मेरी मदद करो। बाबा बताइए, आपकी क्या परेशानी है? मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। वो बूढ़ा आदमी आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगा, बेटा, 2 दिन बाद मेरी बिटिया की शादी है, मगर कल रात मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया की शादी के लिए जितने भी गहने बनवाए थे वो सब के सब चोरी हो गए, सारा धन चोरी हो गया। बेटा, मैं महाराज के पास भी सहायता मांगने के लिए गया था, परंतु महाराज हम जैसे छोटे लोगों की मदद कहाँ करते हैं। उन्होंने कोई मदद नहीं की। अब तो केवल एक ही रास्ता है कि या तो तुम मेरी सहायता कर दो या फिर मैं जाकर कहीं आत्महत्या कर लूं। बाबा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन आपकी बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी, इतने सारे धन की व्यवस्था भला मैं कैसे करूँगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इतने में अपनी योजना अनुसार चमन एकदम से बोल पड़ा, किशोर, मैं हमेशा से तेरे से मना करता रहा कि तू किसी की मदद मत कर, लेकिन इस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर भाई मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। तुझे इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। चमन भाई, मैं मदद करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इन्हें जरूर दे देता। अरे किशोर, तू चिंता क्यों करता है? गांव के जमींदार जी मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। तुम एक काम करो, जमींदार जी से कर्ज ले लो। जब तुम्हारी फसल कटे तो उनका कर्ज चुका देना। इससे इस गरीब आदमी की बेटी का घर बस जाएगा। किशोर को अपने दोस्त चमन की बात बहुत अच्छी लगी और उसने कहा, तुम सही कहते हो चमन, मुझे इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। जमींदार के पैसे तो मैं फसल कटने पर लौटा दूंगा। फिर किशोर बूढ़े आदमी से बोला, बाबा, आप कल इसी समय पर आकर मुझसे पैसे ले जाना और खूब अच्छी तरीके से अपनी बेटी की शादी करना। इतना कहकर किशोर चमन के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। किशोर को चमन के साथ आता देख जमींदार मन ही मन बहुत खुश होता है। आओ किशोर, आज मेरे पास यहाँ कैसे आए? जमींदार जी,
मुझे आपसे कर्ज चाहिए। अरे क्यों मजाक करते हो भाई, भला तुम्हें कर्ज की क्या जरूरत है, तुम तो खुद दूसरे लोगों की मदद करते हो। जमींदार साहब बहुत जरूरी काम है, मैं उसी के लिए कर्ज लेने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल कटेगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। किशोर, मैं सिर्फ तुम्हें 1 महीने के लिए कर्ज दे सकता हूँ भाई, और 1 महीने के बाद मेरी रकम मुझे वापस चाहिए। ठीक है जमींदार जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी रकम लौटा दूंगा। किशोर की बात सुनकर जमींदार उसे पैसे दे देता है। पैसे लेकर किशोर खुश होता हुआ अपने घर चला जाता है और अगले दिन वो रुपए बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी किशोर को दुआ देता हुआ उसके घर से पैसे लेकर जमींदार के पास चला जाता है और फिर उन पैसों को जमींदार को वापस दे देता है। जमींदार साहब, आपकी रकम घूम फिर कर आपके पास ही आ गई। अरे चमन की योजना ने तो भाई कमाल ही कर दिया, मेरा तो दिल खुश हो गया। मेरी रकम भी मेरे पास वापस आ गई और किशोर भी मेरा कर्जदार बन गया। अब किशोर की जमीन मेरी हो जाएगी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। फिर किशोर जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए उसकी हवेली पर पहुंच गया और जमींदार को उसके पैसे देते हुए बोला, ये लीजिए जमींदार साहब, मैंने आपसे जितना कर्जा लिया था उतनी रकम मैं आपको वापस कर रहा हूँ। ये देख जमींदार गुस्से में बोला, अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम जो रकम मुझे वापस कर रहे हो वो तो सिर्फ असल है, इसका ब्याज कौन देगा? मुझे ब्याज के साथ रकम चाहिए। ये सुनकर किशोर बुरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, क्या? लेकिन जमींदार साहब, मेरे और आपके बीच तो ब्याज की कोई बात ही नहीं हुई थी। बस यही बात हुई थी कि आप मुझे पैसे देंगे और मैं 1 महीने के बाद आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा। इसमें ये ब्याज कहाँ से आ गया? अरे मैं क्या दानवीर हूँ जो फ्री में अपनी रकम बांटता फिरूं, या फिर मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं बिना ब्याज के तुम्हें रकम दूंगा? अरे मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा है क्या? मैं कुछ नहीं जानता, तुझे तो मेरी रकम ब्याज के साथ वापस करनी चाहिए। किशोर ने जमींदार की बात सुनकर कहा, ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज बना, मैं आपको ब्याज भी लौटा दूंगा। जमींदार ने किशोर को ब्याज की इतनी रकम बताई कि किशोर को चक्कर आने लगे। वो कहने लगा, इतना भारी ब्याज? ये तो सरासर अन्याय है जमींदार साहब। इतना भारी ब्याज तो मैं अपने खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कान खोलकर सुन ले। अब तुझे अपने खेत पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर अपना कब्जा कर लिया है। तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं, मेरा हो चुका है। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत वापस नहीं लौटा देते, तब तक तुम्हारे खेतों पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म, अब तू यहाँ से जा सकता है। ये सुनकर किशोर गुस्से में आकर बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया जमींदार साहब, ये सरासर धोखा है। तुम देख लेना जमींदार, मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। अगले दिन किशोर अशोकनगर के राजा मंगल सिंह के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा मंगल सिंह को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। अब आप ही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। राजा ने किशोर की बात सुनकर कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारी परेशानी क्या है? महाराज, मेरा नाम किशोर है, मैं पास वाले गांव से आया हूँ। हमारे गांव के जमींदार ने धोखे से मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। फिर किशोर महाराज को सारी बात विस्तार से बताता है। किशोर की बात सुनकर महाराज कहते हैं, किशोर, तुमने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे दोस्त चमन को महल में बुलवाकर उनसे बात करूंगा और उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। फिर महाराज 2 सैनिकों को भेजकर चमन और जमींदार को बुलवाते हैं। कुछ देर के बाद चमन और जमींदार दोनों राजा के सामने खड़े थे। राजा ने जमींदार से पूछा, किशोर ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर किशोर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। महाराज, ये मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। पूरा गांव जानता है कि मैं ब्याज पर रकम देता हूँ, फिर भला मैं इसे बगैर ब्याज के रकम कैसे दे सकता हूँ? असल में ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप चमन से पूछ लीजिए, ये भी वहीं पर मौजूद था। चमन तो किशोर का दोस्त है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। अरे क्यों भैया, चमन तुम ही बताओ ना। महाराज, जमींदार साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इन्होंने किशोर को पैसे ब्याज पर ही दिए थे। ये सुनकर किशोर बुरी तरह से चौंक गया और चमन से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो चमन? तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, फिर तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? किशोर, मैं मानता हूँ कि हम दोनों मित्र हैं। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूं और किसी बेगुनाह को सजा दिलवा दूं। अरे जो सच है मैं वही बता रहा हूँ।
और वैसे भी मैं गांव में तुम्हारी झूठी तारीफ सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। ये सुनकर राजा ने चमन से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो चमन? गांव में किशोर की तारीफ कैसे होती है? महाराज, सीधी बात यह है कि किशोर एक झूठा आदमी है। ये अपनी कमाई का आधे हिस्से से भी ज्यादा हिस्सा गरीब लोगों की मदद करने में दान कर देता है, ऐसा गांव वाले समझते हैं। परंतु महाराज, मैं जानता हूँ ये सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझे। अरे बहुत चालाक आदमी है महाराज, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहा है। तो तुम ये बताओ, तुम अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा गरीब लोगों की मदद करने में दान कर देते हो, क्या ये सच है? जी महाराज, ये तो बिल्कुल सच है। तो क्या तुम लोगों की मदद करके अपनी जय जयकार करवाना चाहते हो? अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? इस राज्य के राजा हम हैं, तुम नहीं। लोगों की मदद करना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं, समझे? अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि तुम झूठे हो, लोगों को गुमराह करते हो। अगर तुम अपनी रकम इस तरह लुटाने की बजाय समझदारी से काम लेते, तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे सूद समेत वापस लौटा देते। महाराज, मैंने किशोर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि इसके पास मेरी रकम देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन किशोर मेरे गांव का है, इसलिए मुझे इस पर तरस आ रहा है। आखिर बेचारा है तो मेरे गांव का ही ना। एक काम हो सकता है महाराज, मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर आप चाहें तो मैं अपना वो जमीन का टुकड़ा इसको देना चाहता हूँ। उस जमीन पर खेती करके ये अपने घर का गुजारा कर लेगा। आप स्वयं ये ऐलान कर दो कि आज से किशोर का खेत मेरा हुआ, और इसके बदले में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा मैं किशोर को देने को तैयार हूँ, जिस पर खेती करके वो बेचारा अपना जीवन चला सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। जमींदार साहब, कहीं तुम उस छोटे जमीन के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है? हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं उसी जमीन के टुकड़े की बात कर रहा हूँ। देखो, इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें और कुछ दे नहीं सकता। जमींदार की बात सुनकर राजा कहने लगा, खेत तो खेत होता है, बंजर हो या उपजाऊ। आज से किशोर का खेत जमींदार का हुआ, और जमींदार के खेत का टुकड़ा जो वो किशोर को दे रहा है वो किशोर का हुआ। बस अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो गया तुम्हारा फैसला। किशोर बेचारा मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि जमींदार और चमन अपनी योजना के पूरी हो जाने पर बहुत ज्यादा खुश थे। जमींदार चमन को कुछ पैसे देता है। चमन, ये पैसे तुम्हारी चतुराई के, भाई मानना पड़ेगा, बहुत तेज बुद्धि है तुम्हारी। जिस जमीन को पाने के मैं सपने देखा करता था, अरे वो तो तुमने चुटकियों में मेरी कर दी। अपनी तारीफ सुनकर चमन बहुत खुश होता है और फिर अपने घर चला जाता है। उधर किशोर अपनी जमीन खोने के गम में बहुत दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी पत्नी उसके आंसू देखकर कहने लगी, मैं आपको दिन रात समझाती थी कि मत करो किसी की मदद। आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आ गए ना सड़क पर, अब हमारी मदद कौन करेगा? रूपाली, मुझे पूरा विश्वास है कि भलाई करने वालों का भला ही होता है। वो सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छिन गया। उस जमींदार ने हमसे हमारी उपजाऊ जमीन छीन ली और अपनी बंजर जमीन हमें थमा दी। अब हम क्या करेंगे? क्या आप उस बंजर जमीन पर खेती कर पाओगे? अब जो होना था वो हो गया, आगे ईश्वर की मर्जी। अब मुझे उसी बंजर जमीन पर मेहनत करनी होगी, वरना हम भूख से मर जाएंगे। जमींदार की नजर हमारी जमीन पर बहुत पहले से थी, लेकिन मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत अपने दोस्त चमन से है, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। मैं तो तुमसे कहती थी कि चमन तुमसे जलता है, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। देख ली ना उस नमक हराम की करतूत। मुझे तो लगता है ये जाल उसी का बिछाया हुआ था। किशोर अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता है और फिर अगले दिन जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर खेती करने के लिए निकल जाता है। जब वो जंगल पहुंच जाता है, तभी वो देखता है कि दो सैनिक एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। किशोर दबे पांव उनके पास पहुंच गया और पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों सैनिक एक दूसरे से कह रहे थे, तुमने योजना ठीक से बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि राजा के महल में हम पकड़े जाएं। अगर हम पकड़े गए तो भैया हमें मृत्युदंड की सजा मिलेगी। अरे भाई चिंता ना करो, राजा का मंत्री हमसे मिला हुआ है। रात के समय हमें महल का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा की जान लेके वापस चले जाएंगे।
मंत्री जी ने हमारे रहने के लिए दूसरे नगर में इंतजाम करवा दिया है। इतनी बात करके वो दोनों सैनिक वहाँ से चले गए। उनके जाते ही किशोर अपने आप से कहने लगा, अरे ये सैनिक तो महाराज को मारने की बात कर रहे थे। इसका मतलब महाराज की जान खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द ये बात महाराज को बतानी होगी। किशोर दौड़ता हुआ राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल के बाहर उसकी नजर राजा के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र पर पड़ी। किशोर दौड़ता हुआ राजकुमार वीरेंद्र के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, राजकुमार जी, महाराज की जान खतरे में है। आज रात उनकी हत्या करने की तैयारी की जा रही है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे राजकुमार जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इस साजिश के पीछे मंत्री जी का हाथ है। मुझे लगता है कि वो महाराज को मरवा कर खुद राजा बनना चाहते हैं। तुम मेरे साथ राजमहल में चलो। ये खबर तुम खुद महाराज को सुनाना। नहीं राजकुमार, आप ही इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दीजिए। अरे तुम कैसे इंसान हो? क्या तुम इनाम नहीं पाना चाहते? जब तुम राजा को ये बात बताओगे तो वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। किशोर ने राजकुमार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया और अपने बंजर खेत पर आकर मेहनत करने लगा। वो अपने बंजर खेत को जोतने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे लगा कि जैसे धरती के अंदर कोई चीज गड़ी हुई है। किशोर जल्दी जल्दी धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में किशोर ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत पुराना सा संदूक था। जैसे ही किशोर ने उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गईं। संदूक के अंदर सोना, चांदी, हीरे मोती थे। किशोर उस संदूक को उठाकर अपने घर ले आया और उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी इतना सारा धन देखकर बहुत ही खुश हो गई और कहने लगी, आप तो बिल्कुल सही कहते थे। कर भला तो हो भला। आपकी जमीन तो जमींदार ने हड़प ली, लेकिन अब ईश्वर ने हमें इतनी दौलत दे दी कि उस जैसी हजारों बीघा जमीनें हम खरीद सकते हैं। दोनों की ये बातें बाहर खड़ा हुआ चमन सुन रहा था, क्योंकि उसका दोस्त चमन कई दिनों से किशोर पर नजरें गड़ाए हुए था और वो हमेशा उसके घर की निगरानी करता रहता था ताकि वो किशोर की हर गतिविधि पर नजर रख सके। ये बात सुनकर चमन की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वो सोचने लगा, अरे ये नामुराद तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। मुझे ये बात जल्दी से जल्दी जमींदार को बतानी होगी। चमन उसी वक्त दौड़ता हुआ जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, अनर्थ हो गया। अरे जो जमीन तुमने बंजर समझकर किशोर को दी थी, उसमें से सोने, चांदी, हीरो से भरा हुआ एक संदूक निकला। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब तो किशोर बहुत अमीर हो जाएगा और तुमसे अपनी जमीन भी छुड़वा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। उस सोने चांदी से भरे संदूक पर मेरा अधिकार है, क्योंकि वो संदूक मेरी जमीन से निकला है। किशोर को वो संदूक मुझे देना होगा। राजी से देगा तो ठीक है, वरना मैं उसके हाथ पैर तोड़कर उससे छीन लाऊंगा। जमींदार चमन और अपने 2 आदमियों को लेकर किशोर के घर पहुंच जाता है और किशोर से गुस्से में कहने लगता है, किशोर, वो सोने चांदी से भरा संदूक कहाँ है जो तुझे मेरी बंजर जमीन से मिला है? ला, मेरा संदूक मुझे वापस दे दे। बकवास बंद करो जमींदार। अरे वो जमीन तुम्हारी नहीं, मेरी है, मेरी। तुमने खुद महाराज के सामने वो जमीन मुझे दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। अरे उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर सिर्फ मेरा ही हक है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों से किशोर को पीटने के लिए कह देता है, लेकिन चमन उसे रोक लेता है और उसे महाराज के पास जाने की सलाह देता है। फिर दोनों दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए और महाराज से कहने लगे, महाराज की जय हो। महाराज, आपने किशोर की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी, उस उपजाऊ जमीन में से सोने, चांदी, हीरो से भरा एक संदूक निकला है, लेकिन किशोर ने उस संदूक को अपने कब्जे में ले लिया है। कृपया करके महाराज, मुझे मेरा संदूक वापस दिलवा दीजिए। ये सुनकर राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, जल्द से जल्द किशोर को लेकर दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में किशोर राजा के पास आ जाता है। फिर महाराज किशोर से कहते हैं, किशोर, जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी उपजाऊ जमीन में से सोने और चांदी से भरा हुआ एक संदूक निकला है, जबकि वो जमीन अब जमींदार की है। फिर तुमने उस संदूक पर अपना कब्जा क्यों किया? महाराज, जमींदार झूठ बोल रहा है। संदूक जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और वो जमीन खुद आपने मुझे दी थी।
महाराज, किशोर झूठ बोल रहा है। ये मेरे बचपन का दोस्त है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। ये बहुत ही लालची है। अब जाकर मेरी समझ में आया कि ये लोगों की मदद कैसे करता था, क्योंकि ये एक चोर भी है। उसी वक्त वहाँ पर राजकुमार वीरेंद्र आ पहुँचे, जो किशोर को देखकर चौंक पड़ते हैं और किशोर की तरफ इशारा करते हुए अपने पिता से कहते हैं, महाराज, ये तो वही आदमी है जिसने आपकी जान बचाई है। बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? जरा स्पष्ट रूप से कहो। पिताजी, कल 2 सैनिक पकड़े गए हैं जो आपकी हत्या करने वाले थे और इसकी सूचना हमें इसी आदमी ने दी थी और ये भी बताया था कि वो आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है जो आपको मारना चाहता है। इस सारी घटना के बारे में मुझे इसी आदमी ने बताया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भूल भी गया था। मैंने इससे कहा भी था कि अगर ये सूचना तुम खुद महाराज को दे दो तो वो तुम्हें इनाम भी देंगे, परंतु इसने मना कर दिया था। ये सुनकर राजा आश्चर्य से किशोर की तरफ देखते हुए बोला, किशोर, जब तुम्हें इतनी जरूरी सूचना मिली थी तो मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर तुम मेरे पास आते तो तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा इनाम भी मिलता। महाराज, मेरे पिता ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना तो मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता है। ये सुनकर राजा ने कहा, किशोर की सच्चाई अब मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे दुख इस बात का है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। राजा क्रोधित स्वर में चमन और जमींदार से बोला, तुम दोनों सीधी तरह से सच चुगल दो, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन धड़ से अलग करवा दी जाएगी। जमींदार और चमन बुरी तरह से घबरा गए और उन्होंने सारी सच्चाई महाराज को बता दी। फिर भी राजा ने दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन तभी किशोर महाराज से बोला, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। अरे, कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, फिर भी तुम इनकी जान बचाना चाहते हो? महाराज, मैं फिर से अपना वाक्य दोहराना चाहता हूँ, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा करना चाहा, लेकिन ईश्वर ने मुझे क्या दे दिया? जमींदार के खेत में से मुझे गड़ा हुआ धन मिला और अब मैं उसके जैसे सैकड़ों खेत खरीद सकता हूँ। और तो और जमींदार के खेत की वजह से मुझे आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के बारे में भी पता चला। ये सुनकर महाराज मुस्कुराने लगे और फिर कहने लगे, किशोर, तुमने बिल्कुल सही बात कही। कर भला तो हो भला, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इन्हें आजाद रखना ठीक नहीं होगा। आगे जाकर ये तुम्हारे खिलाफ कोई न कोई साजिश जरूर करेंगे, नहीं तो ये दोनों किसी और को बर्बाद करेंगे, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। जमींदार ने जो खेत बेईमानी और धोखे से तुमसे हड़पा था, वो खेत अब फिर से तुम्हारा हुआ। सैनिकों, इन दोनों मक्कारों को कारागार में डाल दो। महाराज का धन्यवाद करते हुए किशोर अपने घर वापस आ गया और फिर वो अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।